डियर फ्रेंड, चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मूड कोर्ट और ये टॉपिक ला स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल है और इसमें आप देखने वाले हैं हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली मूड कोर्ट एज जैसा कि आप जानते हैं कि ला स्टूडेंट को जनरली लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर में एक कंप्लीट प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट होता है जिसमें उनको मूड कोर्ट के लिए तैयारी करनी होती है, मॉक ट्रायल के लिए प्रेजेंटर प्रिपेयर करना होता है और साथ साथ मूड कोर्ट के लिए कंप्लीट फाइल बनानी होती है जिन पे उनका 100 मार्क्स का वाइवा होता है। तो इस पे काफ़ी सारी क्वेरी आई हैं हमारे पास में कि मूड कोर्ट से रिलेटेड एक वीडियो बनाए, क्योंकि ला स्टूडेंट को इनिशियली इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है और कई बार कॉलेज से भी कंप्लीट प्रिपरेशन मटेरियल नहीं मिल पाता है। कॉलेज भी काफ़ी रेस्ट्रिक्ट करता है कि पुरानी फाइलों को शेयर नहीं करता है, तो स्टूडेंट काफ़ी परेशान रहते हैं। तो इस सब रिक्वेस्ट के लिए हमने इस मूड कोर्ट के कंप्लीट टॉपिक को इस वीडियो में कवर किया है और ये उसके सब टॉपिक हैं आपके सामने। तो चलिए देखते हैं एक एक करके मूड कोर्ट क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो व्हाट इज मूड कोर्ट? मूड कोर्ट बेसिकली एक अनरियल कोर्ट होता है। ये रियल कोर्ट नहीं होता है जिस तरह के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और दूसरे सेशन कोर्ट वगैरह होते हैं। ये एक नॉर्मल कोर्ट नहीं होता है। इस कोर्ट का मेन पर्पज होता है कि ला स्टूडेंट को लास्ट ईयर में कॉलेज से निकलने से पहले उनको रियल कोर्ट का एक्सपोजर देना, क्योंकि लॉ की डिग्री निकल करने के बाद में वो थ्योरी तो काफ़ी पढ़ लेते हैं लेकिन उनको प्रैक्टिकल का आइडिया नहीं होता कि असली कोर्ट में जाके किस तरह से प्रोसीडिंग होती है और किस तरह से प्रिपरेशन करके उनको अपने आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करने होते हैं। तो उसके लिए ये रेडी पैकेज होता है कि उनको लास्ट ईयर में मूड कोर्ट के थ्रू इसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि उनको एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में जाके कोर्ट में जब ये सारे काम करने हैं तो उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए, एक्सपोजर हो जाए। हालांकि हर एक कोर्ट के थोड़े बहुत प्रोसीजर प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं, लेकिन उनको फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर हो जाए ला स्टूडेंट को कॉलेज के अंदर ही, उसके लिए मूड कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। और मूड कोर्ट के अंदर जो जज होते हैं बेसिकली वो रियल जज नहीं होते, वो या तो रिटायर्ड जज होते हैं असली कोर्ट से या फिर कॉलेज की जो फैकल्टीज होती हैं वही जज का काम करती हैं। और या तो मूड कोर्ट में डिसीजन होते ही नहीं हैं और डिसीजन होते हैं तो वो मॉक डिसीजन ही होते हैं, वो रियल डिसीजन नहीं होते, उनका कोई वैल्यू नहीं होता। तो हमें उम्मीद है आपको मूड कोर्ट का बेसिक आइडिया क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ मूड कोर्ट, तो जैसा हमने अभी डिस्कस भी किया कि मूड कोर्ट का ऑब्जेक्टिव होता है लॉ स्टूडेंट को रियल प्रैक्टिकल लाइक एक्सपोजर देना। और मूड कोर्ट में जनरली 3 टाइप की प्रॉब्लम होती हैं, ज़्यादातर कॉलेज में 2 तरह की होती हैं, सिविल प्रॉब्लम और क्रिमिनल प्रॉब्लम। लेकिन कई अच्छे कॉलेज के अंदर तीनों तरह की प्रॉब्लम से आपको एक्सपीरियंस करवाया जाता है, सिविल प्रॉब्लम, क्रिमिनल प्रॉब्लम और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम आल्सो। अब इसमें आपको एक मूड कोर्ट की प्रॉब्लम दी होती है या 3 प्रॉब्लम दी होती हैं और उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप ये नीचे जो बुलेट में लिखे हुए पॉइंट है उनके ऊपर पूरा केस बनाना होता है। तो सबसे पहले आपको उस मूड कोर्ट की प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद में उसमें फैक्ट इन इशू को डिराइव करना होता है। फैक्ट इन इशू को डिराइव करने का मतलब ये है कि उसमें जो झगड़े के पॉइंट हैं, जो एक पार्टी ब्लेम कर रही है और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, उन इशू को आपको लिस्ट करना होता है। और जब वो इशू आप लिस्ट कर लेते हो तो फिर उसमें आपको कौन सा लॉ वायलेट हो रहा है वो अप्लाई करना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्रिमिनल केस है, एक मर्डर हुआ है और ये बोला जा रहा है कि एक्यूज ने मर्डर किया है, लेकिन एक्यूज मना कर रहा है कि मैंने मर्डर नहीं किया, तो इसमें इशू क्या हो गया? मर्डर बाई एक्यूज। अब मर्डर बाई एक्यूज जब इसमें इशू बन गया तो अब ला कौन सा लगेगा इसमें? अब ला लगेगा आईपीसी का सेक्शन 302। तो इस तरह से जब फैक्ट इन इशू एस्टेब्लिश हो जाता है सबसे पहले मूड कोर्ट की प्रॉब्लम पढ़ के, तो उसमें ला अप्लाई किया जाता है। और जब उसमें ला अप्लाई कर दिया जाता है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आर्ग्यूमेंट बनाए जाते हैं। आर्ग्यूमेंट जनरली दो तरफ से बनेंगे, एक तो फेवर में बनेगा और एक अगेंस्ट में बनेगा। तो ये भी कॉलेज पे डिपेंड करता है, कॉलेज आपको फेवर में बनाने के लिए भी दे सकता है और अगेंस्ट में बनाने के लिए भी दे सकता है।
और कई कॉलेज आपको दोनों तरफ से प्रिपेयर करने के लिए बोलते हैं, और वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट के टाइम पे वो जज चूज करते हैं कि आपको किस फेवर में बोलना है या अगेंस्ट में बोलना है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको अपनी केस को और मजबूत करने के लिए केस लॉ पे रिसर्च भी करनी होती है। जैसे मर्डर से रिलेटेड कुछ फैसले आए हैं और आपको उनमें से अपने फेवर में कौन सा है वो चूज करना है और उसको सप्लीमेंट करना है अपने आर्ग्यूमेंट में, अपने केस को और मजबूत करने के लिए। और ये सब करने के बाद आपको एक्चुअल मूड कोर्ट के सेशन में अपने आर्ग्यूमेंट को फेवर या अगेंस्ट की तरफ से प्रेजेंट करना होता है। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, अल्टीमेट मूड कोर्ट का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है कि आप एक केस की स्टडी करते हैं, उस पर लॉ अप्लाई करते हैं फैक्ट एंड इशू डिराइव करके, और अपने आर्ग्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं और रिलेटेड केस लॉ लगा करके अपने केस को पूरा स्ट्रॉन्ग करके फिर कोर्ट के सामने प्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद आगे चलते हैं कि मॉक ट्रायल क्या होता है। तो मॉक ट्रायल जैसा अभी हमने डिस्कस किया, जब आप अपने केस को कंप्लीटली प्रिपेयर कर लेते हैं बैकग्राउंड में, फैक्ट एंड इश्यूज को ड्राफ्ट कर लेते हैं, लॉ अप्लाई कर देते हैं, केस लॉ रिसर्च कर लेते हैं और कंप्लीट ड्राफ्टिंग कर लेते हैं आर्ग्यूमेंट की अपने, या तो फेवर में या अगेंस्ट में, तब आप मॉक कोर्ट में आकर के अपने केस को प्रेजेंट करते हैं। और ये जब मूड कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है उसको मॉक ट्रायल कहा जाता है। और इसमें तीन तरह के केस, जैसा हमने आपको बताया, तीन तरह के केस होते हैं, सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल। अब सिविल केस में पार्टियों के नाम अलग होते हैं और क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों पार्टियों के नाम अलग अलग होते हैं। आप इस टेबल में सामने देख सकते हैं कि सिविल केस में जो एग्रीव्ड पार्टी होती है वो प्लेंटिफ होती है, और जो अपोनेंट पार्टी होती है वो रेस्पोंडेंट होती है। इसी तरह से क्रिमिनल केस में जिस जो जो एग्रीव्ड पार्टी होती है, जिसको इंजुरी हुई है, वो प्रोसिक्यूशन पार्टी होती है, और सामने वाली पार्टी जो एक्यूज्ड है वो डिफेंडेंट होती है। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल केस होते हैं जिसमें आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 के अंतर्गत पेटिशन दायर की जाती है या पीआईएल दायर की जाती है। उसमें जो पार्टी पेटिशन दायर करती है वो पेटिशनर होती है, और जो सामने वाली पार्टी होती है उसका जवाब देती है वो रेस्पोंडेंट होती है। तो इस टेबल से आपको आइडिया लग जाएगा कि जब आप केस प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना है और आपको क्या बताना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिविल केस प्रेजेंट कर रहे हैं और आपको बोला है गया कि आप एग्रीड पार्टी की तरफ से या फर्स्ट पार्टी की तरफ से हो, तो आप बोलेंगे कि मैं प्लेंटिफ का एडवोकेट हूं। और आप सिविल केस में अगेंस्ट पार्टी की तरफ से अगर आपको बोलने के लिए बोला जाता है कि मैं रेस्पोंडेंट का काउंसिल हूं या रेस्पोंडेंट का एडवोकेट हूं, इस तरह से आपको प्रेजेंट करना होता है। और सिमिलरली आपको क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल के केस में भी अपने आप को प्रेजेंट करना होता है। लॉ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार वो प्लेंटिफ को रेस्पोंडेंट बोलते हैं और प्रोसिक्यूशन को डिफेंडेंट बोलते हैं, और कई बार सिविल और कॉन्स्टिट्यूशनल और क्रिमिनल केस में किसको क्या बोलना है वहां पे जाके गड़बड़ करते हैं। तो इस टेबल से आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी मूट कोर्ट की जो फाइल बनानी होती है उसमें भी स्टूडेंट को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि क्या लिखना है और कैसे लिखना है, और कहीं से ज़्यादा हेल्प गाइडेंस इसमें मिलता नहीं है। तो इसको भी हम यहाँ पे पार्ट बाई पार्ट कवर करते हैं। पार्ट 1 में थ्योरी होती है, इंट्रोडक्शन होता है, और जनरली इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि मूट कोर्ट क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और मूट कोर्ट में और ट्रायल कोर्ट में और मॉक ट्रायल में क्या डिफरेंस होता है, और प्री ट्रायल प्रिपरेशन में क्या क्या करना होता है। तो ये थ्योरेटिकल टॉपिक हैं जो अभी हमने जस्ट बिफोर डिस्कस कर लिए। इसके बेस पे आप बना सकते हैं और थोड़ा बहुत आप बुक की हेल्प भी ले सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है इंट्रोडक्शन पार्ट में। पार्ट 2 होता है मूट कोर्ट, मूट प्रॉब्लम एक्सरसाइज। ये मेन है जिसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसमें क्या होता है, आपको मूट कोर्ट की प्रॉब्लम दे दी जाती है। वो प्रॉब्लम क्रिमिनल होती हैं, सिविल होती हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं, और आपको उनको रीड करके कंप्लीट अपना केस ड्राफ्ट करना होता है। और जनरली ये सब हेडिंग में केस आपको अपना ड्राफ्ट करना होता है, और ये अलग कॉलेज टू कॉलेज कुछ हेडिंग वेरी भी करते हैं। जनरली मैक्सिमम इतने ही सब हेडिंग होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, और कई बार इससे कम ही होते हैं। तो इनको क्विकली हम एक एक करके देख लेते हैं। तो आप केयरफुली पहले अपनी प्रॉब्लम को रीड करते हैं। मान लिया अगर क्रिमिनल प्रॉब्लम है तो आप क्रिमिनल को रीड करते हैं, और उसमें जितने भी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट हैं, कहानी में से आप क्रीम निकाल निकाल करके पॉइंट वाइज उसको लिखते हैं, और वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट लिखते समय आप ये ध्यान रखते हैं कि आप जिस पार्टी की तरफ से केस प्रेजेंट कर रहे हैं उस पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं,
और वो केसेस ज़्यादा, वो फैक्ट ज़्यादा आप कैप्चर करते हैं। फिर आपको कई बार लिखना होता है स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिडिक्शन, कि जहां फाइल करने जा रहे हैं अपने कोर्ट केस को, वो कोर्ट में उसका आपका ज्यूरिडिक्शन है या नहीं है। तो ये एक फॉर्मेलिटी होती है थियोरेटिकल पार्ट प्रिपरेशन के लिए। जनरली मूट कोर्ट में आपको वो प्रेजेंट करना है, तो आप जनरली लिख देते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिडिक्शन का सेक्शन लगा करके कि वो उसके अंदर आता है। और प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस भी लगाने की अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है। जैसे ये जो केस है वो टाइम्ड वार तो नहीं है, या कोर्ट की फीस पे की हुई कि नहीं हुई है, या स्टेटमेंट ऑफ ज्यूरिडिक्शन आउट तो नहीं हो गया है। तो जनरली उनको भी यहाँ पे आप एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन करते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होती हैं 2.4 से। सबसे पहले आप स्टेटमेंट ऑफ इशू लिखते हैं, मतलब फैक्ट इन इशू, झगड़ा किन मुद्दों पे उसको लिखते हैं। और इन्हीं के अंदर आप रिलेटेड केस लॉ भी लगाते हैं इशू के साथ में, और लॉ भी अप्लाई करते हैं कि कौन से लॉ का वायलेशन हुआ है। और 2.4 को आप कंप्लीटली जब प्रिपेयर करते हैं, तब आप आर्ग्यूमेंट के लिए रेडी हो जाते हैं। और अब आप आर्ग्यूमेंट पे आते हैं। तो आर्ग्यूमेंट पे अगर आपको पर्टिकुलर कोई प्रोसिक्यूशन या डिफेंस साइड का बताया गया है, तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। अदरवाइज जब आप दोनों प्रिपेयर करके लाते हैं, तो आपको मूट कोर्ट के जजेस बताते हैं कि आपको किस तरफ से प्रेजेंट करना है। तो आप अगर प्रोसिक्यूशन की तरफ से आपको बोला जाता है, तो आप प्रोसिक्यूशन की तरफ से बोलते हैं। और एक ध्यान रखने वाली बात है, एक अच्छा एडवोकेट वो होता है जो हमेशा दोनों तरफ से लड़ने के लिए तैयार होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी चॉइस हो कि मैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से केस लड़ूंगा या मैं डिफेंडेंट की तरफ से लड़ूंगा। एक अच्छा वकील हमेशा न्यूट्रल होता है, और पार्टी किसी भी तरफ की आती है, उसके लिए वो लड़ने के लिए अपनी बेस्ट नॉलेज और एबिलिटी के हिसाब से तैयार होता है। और उसके बाद आप अपना आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं, और लास्ट में आप प्रेयर लिखते हैं, प्रेयर बोलते हैं। प्रेयर भी ओरली बोली जाती है। तो जनरली अगर आप प्रोसिक्यूशन या डिफेंस की तरफ से हैं, तो आप बोलते हैं कि मेरे 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 मुवक्किल ने, मेरे क्लाइंट ने कुछ नहीं किया है, मेरा बेगुनाह है, और उसको छोड़ा जाए और उसको खर्चा भी दिया जाए उसको। तो इस तरह की प्रेयर आप जिस तरफ से भी है उस तरफ से लिखते हैं। तो ये था पार्ट 2 मूट कोर्ट प्रॉब्लम एक्सरसाइज का। पार्ट 3 प्रैक्टिकल होता है, जिसमें आपको लास्ट सेमेस्टर में या लास्ट ईयर में किसी कोर्ट में किसी एक्सपीरियंस वकील के साथ में कॉलेज अटैच करता है, और आप लगभग 1 महीने तक कोर्ट में जाते हैं, और आप कोर्ट की प्रोसीडिंग देखते हैं। तो प्रोसीडिंग देखने में आपको कम से कम एक क्रिमिनल केस का कंप्लीट हियरिंग लिखना होता है। वो केस के फैक्ट लिखने होते हैं, इश्यूज लिखने होते हैं सेम तरीके से। और उसमें एग्जामिनेशन ऑफ चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन आपने विटनेस किया है, तो उसका फिर आप लिखते हैं। और इसी तरह से आप सिविल केस का भी लिखते हैं। और 5.3 में आप एक अपनी डायरी बनाते हैं, और आपने कोर्ट की विजिट के दौरान क्या क्या चीज़ें डेट वाइज नोट की हैं, उनको लिखते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 4 इंटरव्यू सेशन होता है, और ये मेनली एडवोकेट के चैम्बर से रिलेटेड होता है। जब आप 1 महीने तक कोर्ट में जाते हैं, तो आप चैम्बर में भी टाइम बिताते हैं। तो वहाँ पे आप लीगल ऑफिस मैनेजमेंट देखते हैं कि किस तरह से चैम्बर के अंदर कोर्ट केसेस की फाइल रखी जाती हैं, और किस तरह से सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंटेशन रखा जाता है, उसके बारे में आप लीगल ऑफिस मैनेजमेंट में लिखते हैं। और इसके अलावा आप एक कम से कम एक सिविल केस का और एक क्रिमिनल केस का क्लाइंट और एडवोकेट के बीच का इंटरव्यू और इंटरेक्शन देखते हैं, और वो लिखते हैं कि किस तरह से एक्सपीरियंस लायर जो होते हैं किस तरह से अपने क्लाइंट से बात करते हैं, और पूरी इंटरव्यू लेकर के पूरी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। तो वो आपको 6.2 और 6.3 में लिखना होता है। और इस तरह से लास्ट में पार्ट 4 होता है। इसमें आप कंक्लूजन या एपिलॉग लिखते हैं, अपना पूरा एक्सपीरियंस लिखते हैं कि मूट कोर्ट के पूरे एक्सपीरियंस को करने में, आपको मूट कोर्ट की प्रॉब्लम्स को लिखने में और प्रेजेंट करने में, और कोर्ट में जाके, रियल कोर्ट में जाके प्रैक्टिकल और इंटर्नशिप करने में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो आप कंक्लूजन या एपिलॉग में लिखते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि मूट कोर्ट की फाइल का की कंटेंट क्या होता है। अगर आपको इसमें कंप्लीट कोई मूट कोर्ट की फाइल या उससे रिलेटेड केस की ड्राफ्टिंग चाहिए, तो आप मूट कोर्ट्स, आप इसके कमेंट्स में लिखो, तो हम आपको पीडीएफ की कंप्लीट फाइल भी अरेंज करवा देंगे और शेयर कर देंगे आपके एक्सपीरियंस और रेफरेंस के लिए। अभी लास्ट में हम देखते हैं कि जो इसमें वाइवा होता है मूट कोर्ट की प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर, उसमें जनरली किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बाय द टाइम इस समय तक आप कंप्लीट ला कर चुके होते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का एरिया बहुत वाइड हो जाता है। वाइवे का
प्रैक्टिकल एग्जामिनर आपसे किसी भी सब्जेक्ट पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ड्राफ्ट किए हैं जो मूड कोड से रिलेटेड होते हैं और जिसमें स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो पहले 3 क्वेश्चन तो अभी हमने पहले डिस्कस कर लिया कि मूड कोड क्या होता है, मूड कोड का पर्पस क्या होता है और मॉक ट्रायल क्या होता है, तो आपको उसका आइडिया लग गया होगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं कि मूड कोड की अपील कहाँ लाई करती है। तो स्टूडेंट इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं और इसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वगैरह बताते हैं। तो मूड कोड की अपील कहीं लाई नहीं होती, क्योंकि मूड कोर्ट एक रियल कोर्ट नहीं होता है और ये कोई मेन स्ट्रीम का कोर्ट नहीं है, इसलिए इसकी कहीं अपील नहीं हो सकती है। कई बार अच्छे कॉलेज के अंदर मूड कोर्ट के प्रोविजन में ही अपील का कोड बनाया हुआ होता है, तो उसकी अपील होती है उधर ही लर्निंग पर्पज पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज मूड कोर्ट की कहीं अपील नहीं होती। अगला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इसमें मूड कोर्ट के केसेस में रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है कि नहीं होता है। तो चूंकि ये असली कोर्ट है ही नहीं, ये एक मॉक कोर्ट है, इसलिए इस पर रेस जुडिकाटा भी अप्लीकेबल नहीं होता। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस मूड कोर्ट का जुरिडिक्शन कहाँ पे होता है, कितना है। तो मूड कोर्ट चूंकि एक मॉक कोर्ट है, इसलिए उसका कोई जुरिडिक्शन नहीं होता। वो एक कॉलेज के अंदर बनाया हुआ स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए कोर्ट होता है, इसलिए उसके जुरिडिक्शन का कोई सवाल नहीं उठता। व्हाट आर द पावर ऑफ जजेस ऑफ मूड कोर्ट। तो आप बताइए मूड कोर्ट के जजेस की पावर क्या होती है। यस, मूड कोर्ट के जजेस की कोई पावर नहीं होती। वो जनरली रिटायर्ड जज होते हैं और वो स्टूडेंट्स को गाइड और मेंटरिंग का काम करते हैं, या कॉलेज की फैकल्टी होती है, तो उनका कोई पावर नहीं होता है, क्योंकि मूड कोर्ट का एज सच खुद कोई पावर नहीं होता है। अच्छा, मूड कोर्ट की प्रॉब्लम्स कहाँ से आती हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मूड कोर्ट की प्रॉब्लम्स जनरली जो केस डिसाइड हो चुके हैं, जो रियल केस डिसाइड हो चुके हैं, उन्हीं पे आधारित होती है और उनके नाम वगैरह को चेंज कर दिया जाता है और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन भी डाल दिए जाते हैं और इस तरह से वो चेंज करके स्टूडेंट्स को दी जाती हैं और मूड कोर्ट की प्रॉब्लम बनाई जाती है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपके मूड कोर्ट से रिलेटेड काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके इसके बाद भी कोई डाउट हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और आपको प्रैक्टिकल फाइल चाहिए पीडीएफ में तो भी आप कमेंट्स करिए, आपको हम ईमेल करके शेयर कर देंगे। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड को उनके बेनिफिट के लिए शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।